यूट्यूब चैनल में आप लोग का वेलकम स्वागत है फिर से। आज हम लोग 50 एमसीक्यू करने जा रहे हैं लैब टेक्नीशियन का। बहुत लोग बोलते थे आप एमसीक्यू नहीं करवा रहे, बीच में छोड़ दिए थे। तो एमसीक्यू करवाना है। 50 एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। जो हमारा रेड ब्लड सेल जो बॉडी में बनता है उनका निर्माण कहाँ पे होता है। तो लीवर हो गया, किडनी हो गया, बोन मेरो हो गया, फिर स्प्लीन हो गया। तो इसका राइट आंसर होता है कि लीवर में तो मेरा होता नहीं है। किडनी हमारा तो जानते हैं कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो मेरा जो आरबीसी का होता है, जो निर्माण होता है, वो मेरा बोन मेरो में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। डब्ल्यूबीसी जो हमारा श्वेत रक्त कोशिका है, व्हाइट ब्लड सेल, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना नहीं, ये तो हमारा आरबीसी का काम होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। इम्यूनिटी काम होता है डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल का। हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाना घटाना, या तो हमारी इम्यूनिटी की कोई भी प्रॉब्लम है तो डब्ल्यूबीसी प्रॉब्लम होता है। क्लोटिंग फैक्टर जो प्लेटलेट का मेरा काम होता है। हार्मोन सिक्रेशन तो ग्लैंड का काम होता है, ग्रंथि का काम होता है हार्मोन सिक्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी, यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है इम्यूनिटी। और तीसरा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है। कैल्शियम। कैल्शियम तो हमारा हड्डी में होता है। आयरन, हाँ आयरन हमारा होता है हीमोग्लोबिन में। जब भी हम लोग आयरन देखते हैं ग्राम पर डी, तो ग्राम क्या होगा, आयरन का लेवल। सोडियम नहीं होता है, पोटेशियम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आयरन। ठीक है। अब 4 होता है इस ESR टेस्ट किससे संबंधित है। जो हम लोग टेस्ट करते हैं ESR, इरेथ्रोसेंडिमिनेशन रेट, वो किससे रिलेटेड है। किसके रिलेटेड, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के लिए, शुगर के लिए, यूरिया के लिए। शुगर के लिए हमारा क्या लेवल होता है, शुगर के लिए तो नहीं है, यूरिया के लिए भी नहीं होता है। फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये टेस्ट नहीं होता है। ESR होता है हमारे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जानने के लिए ESR का टेस्ट हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये। प्लेटलेट का क्या है, इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था। प्लेटलेट का काम होता है क्लॉटिंग बनाना। जब भी हम कहीं कट जाते हैं या चोट लगता है, कहीं सर्जरी है, कुछ भी हो जाता है, कहीं भी कट मार के ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहाँ क्लॉट करके क्लॉटिंग फैक्टर ला के क्लॉट करना, ताकि ब्लड ब्लीडिंग ना हो। तो इम्यूनिटी भी नहीं होगा, इसका क्लॉटिंग हो। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेरा काम होता है आरबीसी का। डाइजेशन तो हमारा कहाँ पे होता है वो जानते। तो डाइजेशन का प्लेटलेट से कोई लेना देना है नहीं। नॉर्मल एचबी लेवल मेल में क्या होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा है मेल में नॉर्मल एचबी लेवल कितना होता है मेल में। तो इसका राइट आंसर होगा 8 से 10 ग्राम नहीं, 10 से 12 ग्राम नहीं। 8 से 10 ग्राम तो एनीमिया हो गया, 10 से 12 ग्राम तो ये भी तो हमारा नॉर्मल में होता है, होना भी चाहिए, तो नॉर्मल होता है। लेकिन स्पेसिफिक क्या होना चाहिए मेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो 13 से 18 ग्राम नॉर्मल हीमोग्लोबिन में रहना। 20 ग्राम ये आपका 18 से प्लस गया तो पॉलीसाइथेमिया हो गया, यानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल एचपी लेवल जो मेल में होता है वो 13 से 18 ग्राम होता है। उसके बाद होता है टीएलसी का पूरा नाम क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ टीएलसी का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल लीवर काउंट, टोटल लीवर तो ये तो स्पेसिफिक पढ़ने से ही पता चल रहा है कि टोटल लीवर काउंट, यानी टोटल हमारे बॉडी में ही तो लीवर रहता है, तो उसमें टोटल कितना करना। टिश्यू लेवल काउंट नहीं, नन। तो इसका होगा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। उसके बाद होगा डीएलसी का अर्थ क्या होता है। डीएलसी का मतलब क्या होता है। डीएलसी का इसका भी राइट आंसर होगा ए, यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल उसमें टीएलसी, टी मतलब टोटल, डी मतलब डिफरेंशियल। ठीक है। डायरेक्ट लीवर काउंट नहीं होगा, डबल लीवर काउंट नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। तो इसका आज का राइट आंसर ए होगा। 9 का है ब्लड ग्रुप ए बी में कौन से एंटीजन होते हैं। ब्लड ग्रुप में जो होता है, सब ब्लड ग्रुप में कोई ना कोई एंटीजन रहता है। तो इसमें कौन सा एंटीजन रहता है। जो ग्रुप है ए है तो ए एंटीजन रहेगा, बी है तो बी एंटीजन रहेगा, ए बी है तो इसमें दोनों एंटीजन है। यहाँ पे एंटीबॉडी पूछता तो इसका ऑपोजिट होता है। ए ग्रुप में बी एंटीबॉडी रहता है, बी ग्रुप में ए एंटीबॉडी रहता है, और ए बी ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं रहता, ओ ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी रहता है। लेकिन यहाँ एंटीजन पूछे, यानी जो ग्रुप है वही ग्रुप का एंटीजन प्रेजेंट रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होते हैं, तो इसमें होता है ए बी। तो ए बी में दोनों होगा ए और बी, तो इसका राइट आंसर 9 का सी होगा। उरीन में प्रोटीन की उपस्थिति को क्या कहते हैं। जब भी हमारा उरीन में प्रोटीन उपस्थित रहेगा तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन नहीं रहना चाहिए। हमारे जो उरीन होता है, जो हम लोग पास आउट करते हैं उरीन, तो उसमें प्रोटीन नहीं आना चाहिए। यदि उसमें प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेमोटूरिया नहीं, प्रोटीन न्यूरिया। प्रोटीन यानी प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है तो प्रोटीन यूरिया होगा, ग्लाइसोयूरिया में नहीं होगा, कीटोनो यूरिया नहीं होगा, हेमेटोयूरिया भी नहीं होगा, इसका होगा प्रोटीन ही यूरिया 10 का।
अब अगर डायबिटीज की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, हम जब शुगर करते हैं तो शुगर के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं, बीपी तो नहीं कर सकते हैं, एलएफटी आरएफटी तो नहीं कर सकते भाई, तो इसके लिए आरबीएस एफईएस ईएसआर, ईएसआर तो इंस्ट्रक्शन इन्फ्लामेशन के लिए होता है, एचबी तो इसमें डायबिटीज बताया गया ना, एचबी लेवल, डीएलसी डिफरेंशियल लिकोसाइड काउंट, यानी डीएलसी होता है आपके डब्ल्यूबीसी में कौन कौन से डिफरेंशियल लिकोसाइड काउंट है, तो इसका होगा फर्स्ट आरबीएस और एफएस, यानी रैंडम ब्लड शुगर, फास्ट ब्लड शुगर। 11 का ये होगा। मलेरिया की जांच किससे हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग मलेरिया का जांच करते हैं तो वो किससे करते हैं, पेरिफेर स्मीयर, यूरिन टेस्ट तो हम अपना यूरिन का टेस्ट करते हैं, एक्सरे तो कहीं भी फ्रैक्चर कुछ हो जाता है उसका टेस्ट करते हैं, ईसीजी हार्ट रिलेटेड टेस्ट होता है, तो इसका होगा पेरिफेरल स्मीयर बना के हम लोग मलेरिया की जांच करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग क्या हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग क्या हो सकता है, पिंक, पर्पल, ग्रीन, येलो, तो इसका होगा पिंक तो नहीं होगा, पर्पल होगा, इसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग होता है पर्पल, ग्रीन, येलो, तो इसका होगा राइट आंसर पर्पल। अब होगा सीरम अलग करने के लिए कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है, जब भी हम सीरम को अलग करते हैं तो वैसे यदि हम लोग सीरम किससे करते हैं, लिटिस तो होगा नहीं, प्लेन में तो वैसे भी सेपरेट होता है लेकिन उसे सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूज। इंक्यूबेट तो सेंट्रीफ्यूज ऑप्शन में है, हाँ ए बी में, तो इंक्यूबेटर होता है किसी चीज को इंक्यूबेट करना, ऑटोक्लेव होता है किसी चीज यानी ऐसा शिष्ट पदार्थ है जो मेरे काम के नहीं है और वो इन्फेक्शन रिलेटेड है तो उसे ऑटोक्लेव करता है। माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं, माइक्रोस्कोपिंग करते हैं, उसके जो नंगे आंगे हिस्सों नहीं देख सकते उसके, तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूज। ऑटोक्लेव का उपयोग क्या होता है, ऑटोक्लेव का उपयोग क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन करना, काउंटिंग करना, कूलिंग करना, मिक्सिंग करना। देखिए ऑटोक्लेव का मतलब कोई चीज को हमें जो हमारे ऊज का नहीं इन्फेक्शन रिलेटेड उसे खत्म करते हैं, इन्फेक्शन रिलेटेड खत्म करते हैं, तो उसको खत्म कैसे, काउंटिंग करके तुम तो नहीं कर सकते हैं, कूलिंग ठंडा करके तो नहीं कर सकते हैं, मिक्सिंग किसी चीज मिक्स करके तो स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव मतलब तो हीट इतना प्रेशर में स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव करते, तो इसका राइट आंसर होगा स्टेरिलाइजेशन। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में एचबीवी आरबीसीबी सबका नॉर्मल वैल्यू होता है, तो इसका प्लेटलेट काउंट क्या होता है, 10,000, ऑप्शन ए में है 1.5 लाख से 4 लाख पर मिलीलीटर में, 10,000, 10 लाख, 50,000। जब भी हम लोग को प्लेटलेट काउंट पूछेगा तो वो आता है लाख में, हजार में कभी नहीं आएगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी पूछेगा तो हजार में आएगा, और यदि फिर ये क्या बोलता है आरबीसी पूछेगा तो मिलियन में आएगा, तो लाख में, हजार में तो दोनों चल गए, 50,000 और 10,000 तो मेरे खत्म हो गए, बचे 10 लाख और 1.5 लाख, तो कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि 10 लाख होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 1.5 से 4 लाख पर मिलीमीटर, ठीक है। एचबी कम होने पे कौन से रोग होते हैं, देखिए एचबी में आयरन कम होगा तो डायबिटीज तो होगा नहीं, उसमें तो शुगर लेवल कम होने होता है, एनीमिया, हाँ एनीमिया होता है, जब भी एचबी का लेवल कम होता है तो एनीमिया होता है, और एचबी का लेवल बढ़ता है तो पॉलीसेथीमिया होता है, कैंसर। एचबी का कम होने या ज्यादा होने से तो कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं, टीबी का भी तो कोई ताल्लुक, टीबी तो खांसी से होती है। यूरिन शुगर की जांच, हम लोग जब भी यूरिन शुगर की जांच करते हैं तो किस मेथड से करते हैं, यूरिन शुगर की जांच हम लोग करते हैं बेंडिकेट टेस्ट से, यानी जब भी यूरिन शुगर में जो भी होता है जो हीट करके बेंडिकेट टेस्ट नहीं करते हम लोग, उसमें 5 ml डालते हैं बेंडिकेट रिएजेंट और उसे हीट करते हैं, लैम्प से हीट करके उसमें कलर एब्जॉर्मेशन करते हैं, बेंडिकेट मेथड, ग्राम स्टीम भी नहीं है, ये सार भी नहीं है, कल्चर भी नहीं, तो हम लोग बेंडिकेट मेथड से हम लोग करते हैं, यानी बेंडिकेट टेस्ट से यूरिन शुगर की जांच करते हैं, यूरिन में शुगर की। ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, जब भी हम लोग ब्लड क्लॉट होता है हमारा बॉडी में क्लॉटिंग टाइम होता है, क्योंकि हर चीज का बीटीसीटी यानी क्लॉटिंग टाइम तो ब्लीडिंग टाइम होता है, कितना देर तक आपका ब्लीड हो रहा है, कितना तक देर में आपका क्लॉट हो रहा है, सब होता है, तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग टाइम जनरल हम लोग का होता है 2 से 6 मिनट, यानी 20 मिनट, देखिए 2 से 6 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर्स 30 सेकंड में तुरंत क्लॉट होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं, कहीं भी कटेगा तुरंत, ये तो इतना तो नहीं है। 20 मिनट, अब 20 मिनट होता है बहुत लंबा टाइम, इतना देर तक यदि हमारा ब्लड क्लॉट नहीं किया तो कितनी ब्लड बह जाएगा ये पता नहीं, तो इसका 2 से 6 मिनट होता है। वायरल टेस्ट किस रोग के लिए हम लोग करते हैं, विडाल टेस्ट जो हम लोग होता है वो किस रोग के लिए करते हैं, मलेरिया के तो पहले हम लोग कर सके हैं स्मीयर से, उसके बाद टाइफाइड के लिए हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। टीबी के लिए तो टेस्ट नहीं, डेंगू के लिए भी ये टेस्ट नहीं है, तो विडाल टेस्ट हम लोग करते हैं टाइफाइड के लिए। एचआईवी की जांच किस मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन ए है एलेजा, एचपी, एएसआर, टीएक्स।
HB तुम लोग जान गए क्या है, ESR भी हम लोग जानते हैं इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के लिए, TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है। तो ऑप्शन मेरे पास बच गया एक एलेजा, तो एलेजा HIV के लिए हम लोग जांच करते हैं। डेंगू में कौन कम होता है? डेंगू जब हमें किसी भी पेशेंट या किसी को भी हो जाए तो डेंगू हो जाएगा, तो उसमें क्या कम हो जाता है? तो इसमें होता है RBC, प्लेटलेट, HB, शुगर। यानी जब भी हमारा डेंगू कम हो जाएगा तो उसमें मेरा RBC भी नहीं घटेगा, HB भी नहीं घटेगा, शुगर भी नहीं घटेगा, उसमें मेरा प्लेटलेट घटेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ब्लड सैंपल एंटीकोगुलेंट। यानी जब भी ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट रहता है? EDTA रहता है, वाटर तो रहेगा नहीं, एल्कोहल रहेगा नहीं, सलाइन। ये सारे ऑप्शन तो इससे एग्जाम नहीं करता कौन सा एंटीकोगुलेंट हो गया, EDTA, सेगम और सारे सोडियम साइट्रेट हो गया, तो ये सब। तो इसका राइट आंसर होगा EDTA, तो इसका ये होगा EDTA। नॉर्मल फास्टिंग शुगर क्या होता है? जब भी हम लोग फास्टिंग यानी खाने से पहले यानी फास्टिंग में जब भी हम लोग शुगर करवाते हैं तो उनका शुगर लेवल क्या होता है? 70 से 100 mg पर डे, इसके बीच में है तो नॉर्मल है। 100 से 5+10 हो सकता है, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 200 तो बहुत हाई लेवल हो गया, 300 तो बहुत हाई, 50 हो गया, एकदम पूरा लो शुगर हो गया आपका। इसका राइट आंसर होगा ये। यूरिया टेस्ट किससे संबंधित है? जब भी हम लोग यूरिया टेस्ट करते हैं तो वो किससे संबंधित है? यूरिया टेस्ट हमारा किससे संबंधित है? किडनी से। यानी यूरिया हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन का काम होता है, तो हमारी किडनी खराब है ये नहीं है, वो देखने के लिए हम लोग यूरिया टेस्ट करते हैं। हार्ट कैसे कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। लीवर का भी कोई रिलेशन नहीं है। लंग्स का भी इससे कोई, लंग्स में हम लोग फिल्ट्रेशन ये सब का काम करता है, तो इससे नहीं। तो यूरिया टेस्ट हम अपनी किडनी के लिए करते हैं। बिलीरुबिन बढ़ने से क्या हो सकता है? जब भी हमारा बिलीरुबिन बढ़े तो क्या हो सकता है? डायबिटीज नहीं, शुगर बढ़ने से डायबिटीज होता है। जॉन्डिस, आजकल लोग बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस किसके कारण होता है? बिलीरुबिन आपका बढ़ा हुआ है तब। तो इसके लिए लिवर फंक्शन टेस्ट LFT करवाना पड़ता है, ठीक है। टीबी भी नहीं होगा, बिलीरुबिन बढ़ने से टीबी नहीं होता, जॉन्डिस होता है, कैंसर भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 26 का भी। अब हो गया अस्पर्टम टेस्ट किस रोग में होता है? अस्पर्टम टेस्ट जो होता है वो किस रोग के लिए होता है? टीबी के लिए होता है। इसका राइट आंसर होगा टीबी। डायबिटीज के लिए तो शुगर के लिए डायबिटीज होता है, मलेरिया होता है, इसके लिए तो नहीं होता है, डेंगू भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए, टीबी। ब्लड स्मीयर देखने का उपकरण कौन सा है? जब भी हम लोग ब्लड का स्मीयर बनाते हैं तो उसे देखने के लिए कोई भी तो उपकरण होना चाहिए। नंगी आंखों से देखने से तो उसके लिए माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। जब भी हम किसी का स्मीयर बनाते हैं तो उसको माइक्रोस्कोप में ही देखते हैं। इंक्यूबेटर, तो इंक्यूबेटर करने का ओवेन तो हो गया, किसी चीज को सुखाने के लिए, बैलेंस किसी चीज को हम लोग वेट करें तो बैलेंस करने के लिए होता है। सोडियम की जांच किससे करते हैं? किस चीज से हम लोग सोडियम की जांच करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर से हम लोग करते हैं। माइक्रोस्कोप से स्मेयर देखते हैं हम लोग, ऑटोक्लेव से किसी चीज को ऑटोक्लेव करते हैं, सेंट्रीफ्यूज से किसी सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं यानी घुमाते हैं, तो इसका होगा इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, ठीक है। नॉर्मल यूरिन कलर क्या हो सकता है? जब भी हम लोग अपना यूरिन कलर हम लोग जानते हैं, नॉर्मल यूरिन कलर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा पेल येलो। यानी पेल येलो मतलब थोड़ा येलो टाइप पे होता है, जो वो हम लोग होता है। रेड भी, रेड होगा तो आपका ब्लड आ रहा है, हेमोराइसिस हो गया। ग्रीन होगा तो ग्रीन में बॉडी में कुछ लिक्विड होता है जिसके बढ़ने से होता है। ब्लू भी नहीं होता, ग्रीन भी नहीं, रेड भी नहीं, पेल येलो होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट किस हार्मोन पर आधारित है? जब भी हम कोई प्रेगनेंसी टेस्ट करवाता है तो किस हार्मोन पर आधारित है? HCG करने से प्रेगनेंसी टेस्ट का हार्मोन निर्धारित रहता है। TSH थायराइड के लिए होता है, इंसुलिन शुगर के लिए, शुगर पेशेंट को दिया जाता है इंसुलिन। ईस्ट्रोजन कोई टेस्ट नहीं, तो इसके लिए SHG होता है, ठीक है। TSH टेस्ट किस ग्रंथि से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि। TSH थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, लीवर से भी नहीं है, किडनी से भी नहीं है, लंग से भी नहीं। तो इसके लिए TSH टेस्ट होता है किस ग्रंथि से संबंधित है? तो TSH जो टेस्ट होता है वो हमारा टेस्ट होता है थायराइड से संबंधित। अब हम कोलेस्ट्रॉल अधिक होने पे क्या हो सकता है? हमारी बॉडी में जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक हो जाए, अधिक बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट डिजीज होता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा है जो हार्ट ब्लॉकेज कर देता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट का जो पंप होता है, जो हम लोग जिसको नॉर्मल नस सिरप बोलते हैं, उसको ब्लॉकेज करता है, तो वो कहीं पे ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे हार्ट डिजीज होता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ESR बढ़ने का कारण क्या होता है? ESR जब भी हमारा बढ़ जाता है उसका कारण क्या हो सकता है? इन्फेक्शन। जैसे पहले भी हम लोग
क्वेश्चन में देखें ESR इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के लिए होता है टेस्ट करने के लिए, तो इसमें तो इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन इसका डिहाइड्रेशन के लिए ESR टेस्ट नहीं होता है। नॉर्मल हो तो भी ESR टेस्ट नहीं होता, लो शुगर होगा तो भी ESR टेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, इन्फेक्शन के लिए बढ़ने के कारण होता है। ब्लड कल्चर किस लिए हम लोग करते हैं? जब भी अपना ब्लड कल्चर करते हैं तो किस लिए करते हैं? बैक्टीरिया डिटेक्शन के लिए, शुगर के लिए, HB प्लेटेड। शुगर HB प्लेटेड तो कोई रिलेटेड इससे नहीं है, तो हम लोग बैक्टीरिया डिटेक्शन के लिए ही हम लोग ब्लड कल्चर करते हैं। HbA1c किसका संकेत है? HbA1c HbC नहीं है, ठीक है, HbHAC नहीं है, ये O नहीं है, हेपेटाइटिक B नहीं है, ये HbA1 ये AC शुगर रिलेटेड है, हम 3 मंथ प्रीवियस करवाता है। तो ऑप्शन में देखें 3 मंथ शुगर लेवल, राइट आंसर वही होगा। वर्ल्ड डे शुगर नहीं, HP लेवल नहीं, WBC नहीं, तो ये हमारा 3 मंथ प्रीवियस का शुगर लेवल बताता है HbA1 टेस्ट, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में ऑयल इम्प्रेशन लेंस कितने x का होता है? जब भी हम लोग माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ऑयल इम्प्रेशन लेंस, जिसमें ऑयल इम्प्रेशन लेंस होता है कि माइक्रोस्कोप में, वो कितने x का होता है? तो होता है 10x, 40x, 100x। 100x का ऑयल इमर्सन लेंस होता है, वो 100x का होता है। 4x का भी नहीं होता, 10x का भी नहीं, तो 40x का भी नहीं। नॉर्मल RBC काउंट क्या होता है? देखिए सबका हम पहले ही बताया था कि RBC पूछेगा तो मिलियन, WBC पूछेगा तो 1000, प्लेटलेट पूछेगा तो लाख। तो इसमें मिलियन का ऑप्शन कौन है? सारे मिलियन का ऑप्शन। लेकिन 1 मिलियन को स्पेसिफिक इसमें बता रहा है, 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन, ये तो बहुत हाई हो गया। 2 मिलियन नहीं, नॉर्मल हम लोग जब भी देखते हैं 2 होगा, 4 से 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब 4 से 6 मिलियन होता है RBC। इसका राइट आंसर PT टेस्ट किससे संबंधित है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। PT का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो PT किस टेस्ट से संबंधित है? क्लॉटिंग, शुगर, HB, यूरिन। तो ये क्लॉटिंग से रिलेटेड है। यूरिन केटोन की उपस्थिति क्या होते हैं? जब भी यूरिन में केटोन उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? केटोनोरिया। प्रोटीन रहेगा प्रोटोनोरिया, ग्लूकोज रहेगा ग्लाइकोरिया, हेमोग्लोबिन ब्लड रहेगा हेमाटोरिया। किस में केटोन पूछे हैं तो केटोनोरिया होगा। लिपिड प्रोफाइल में क्या शामिल होता है? जब हम लोग लिपिड प्रोफाइल में करते हैं तो उसमें क्या हम लोग लिपिड प्रोफाइल देखने के लिए करते हैं? तो उसमें हम लोग कोलेस्ट्रॉल देखने के लिए। लिपिड प्रोफाइल एक हार्ट डिजीज का भी टेस्ट होता है, जिससे हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई भी टेस्ट, तो लिपिड प्रोफाइल का कंफर्म हो जाएगा आपको हार्ट रिलेटेड कोई चीज़। तो इसके लिए हम लोग कोलेस्ट्रॉल उसमें देखते हैं, HB भी नहीं देखते, ESR भी नहीं देखते, TLC भी नहीं देखते। लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या हम लोग देखते हैं? HBT, HB, RBC प्लेटेड। HB, RBC प्लेटेड CBC टेस्ट में देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं HGPT। किडनी फंक्शन टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं? किडनी फंक्शन टेस्ट में हम लोग देखते हैं क्रिएटिनिन देखते हैं, HB, ESR, HB भी नहीं देखते हैं, ESR भी नहीं देखते, DLC भी नहीं, तो हम लोग क्रिएटिनिन देखते हैं। मलेरिया पैरासाइट किस में दिखता है? जब भी हम लोग मलेरिया पैरासाइट टेस्ट करते हैं तो क्या सैंपल लेते हैं? RBC लेते हैं, WBC लेते हैं, प्लेटलेट लेते हैं, प्लाज्मा। तो हम लोग RBC लेते हैं, रेड ब्लड सेल लेते हैं, उससे हम लोग मलेरिया पैरासाइट का पता करते हैं। WBC से नहीं, WBC बाकी टेस्ट और है, बायोकेमिस्ट्री के लिए है, सर्वोलॉजी के लिए है, लेकिन मलेरिया के लिए RBC हम लोग लेते हैं। CBC में क्या शामिल होता है? CBC जब टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट, S। शुगर तो नहीं होता CBC में, शुगर हम लोग को पता नहीं चलता है, यूरिया भी पता नहीं चलता और TSH भी पता नहीं चलता। इसमें पता चलता है CBC में RBC, WBC, प्लेटलेट, ठीक है। इसका राइट आंसर है। सीरम क्या है? सीरम क्या है? प्लाज्मा और सीरम में पहले डिफरेंस। प्लाज्मा होता है क्लोटिंग फैक्टर के साथ और सीरम आता है विदाउट क्लोटिंग फैक्टर के साथ। तो इसमें ऑप्शन ये है प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, RBC, WBC, प्लेटलेट। तो प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर, यानी जो भी प्लाज्मा रहेगा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर रहेगा वही सीरम रहेगा, ठीक है। और सीरम हमारा बनता है प्लाज्मा से। प्लाज्मा में क्या होता है? अभी अगला ऑप्शन, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है, सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ये क्लॉटिंग फैक्टर। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? हमारा जब भी नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम हमारा आता है 2 से 7 मिनट, 20 मिनट भी नहीं होगा, आवर्स भी होगा, सेकंड भी नहीं होगा, इसका नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होगा 2 से 7 मिनट। एलिजा का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? एलिजा का उपयोग हम लोग करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन करने के लिए, कि हमारे ब्लड में कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी तो नहीं डिटेक्शन है, कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड चीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग एलिजा करते हैं। एलिजा में हम लोग नॉर्मल में बोले HIV, HCV, HBC, ये सब टेस्ट हम लोग करते हैं।
सेंट्रीफ्यूज का सिद्धांत क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज का जो काम करने का सिद्धांत क्या होता है, ये आप लोग के एक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटी ओनली, हीट और प्रेशर। 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए, देखते हैं आप लोग 50 क्वेश्चन का जवाब देते हैं या नहीं, ये आप पे निर्भर है। थैंक यू। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा